गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि एग्ज़ाम का पहला राउंड ईबो और वी दोनों ने दे दिया था, लेकिन वी को ईबो के लिए चिंता हो रही थी। अब आगे ये सुनकर ईबो मन ही मन सोचने लगा कि क्या मैं पहला राउंड भी क्लियर नहीं कर पाऊंगा, कर भी पाऊंगा या नहीं। पहले राउंड में बस 20-25 सेलेक्ट होते हैं। करीब 12 घंटे बाद एग्जाम का रिजल्ट भी आ जाता है। दोनों ने अपना लैपटॉप खोला और एक दूसरे का रिजल्ट चेक करने लगते हैं। वी ईबो का रिजल्ट चेक करता है तो ईबो वी का रिजल्ट चेक करता है। दोनों ही एक दूसरे का रिजल्ट चेक करके हंसने लगते हैं। ईबो कहता है, ओह, तुमने फर्स्ट राउंड पास कर लिया है और तुम्हें सबसे ज़्यादा 99.9% मार्क्स मिले हैं। फिर वो वी की तरफ देखने लगता है। वी चुपचाप अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ देख रहा था। ईबो को लगा कि वो एग्जाम में फेल हो गया। वो इस बात से थोड़ा उदास हो गया, पर उसने कहा कि कोई बात नहीं, अगर मैं फेल हो गया हूँ तो हमें तुम्हारी विक्ट्री को सेलिब्रेट करना चाहिए। तभी वी कहता है, किसने कहा कि तुम फेल हो गए हो? तुम भी पास हो गए हो। तुम्हें 80% मार्क्स मिले हैं। हम दोनों ही दूसरे राउंड में जा रहे हैं। ईबो ने बी की पीठ थपथपाते हुए कहा, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। एग्जाम का दूसरा राउंड हैकिंग से रिलेटेड था। इसमें स्टूडेंट्स को एक सॉफ्टवेयर दिया जाएगा और उसे उन लोगों को 5 मिनट के अंदर हैक करना होगा। वी ने बस 3 मिनट के अंदर ही उस सॉफ्टवेयर को हैक कर लिया, पर ईबो को हैक करने में 15 मिनट लग गए। जब दूसरे राउंड का रिजल्ट आया तब भी वी टॉपर था। ईबो इस राउंड में फेल हो गया था। दोनों रिजॉर्ट में वापस आ गए। ये खबर सुनकर वी का दिल ही टूट गया और वो कुछ भी नहीं कह रहा था। ईवो वी की तरफ देखकर कहता है कि कोई बात नहीं, मैं उदास नहीं हूँ। तब भी वी ने कुछ नहीं कहा। उस दिन सुबह से ही बहुत तेज बारिश हो रही थी। ईवो वी को लेकर बगीचे में चला गया। उसने कहा, देखो, अगर मैं दूसरे राउंड में पास भी हो जाता तो भी मैं फाइनल राउंड में नहीं बैठ पाता। वी चौंक कर ईवो की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? ईवो वी के मासूम चेहरे की तरफ देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या कहे। तभी उसने मन ही मन सोचा कि अब मुझे ये सब टेस्ट नहीं करना है। मैं इसको और दुखी नहीं करना चाहता। जब ईबो ने कुछ नहीं कहा तो वी ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर कहा, क्या हुआ, बताओ, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकते हो। ईबो ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और वी से कहता है कि इतनी ज़रूरी बात नहीं है, तुम अपने रूम में जाओ। ये कहकर ईबो वहाँ से उठ गया। वी भी अचानक उठ गया और ईबो का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि तुम ऐसा बिहेव इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें अपनी कंपनी के बारे में चिंता हो रही है। ये सुनकर ईबो चौंक गया और पूछता है कि तुम मेरी कंपनी के बारे में क्या जानते हो? वी ने जवाब दिया, मुझे पता है कि तुम्हारी कंपनी में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। ये सुनकर ईबो के होश उड़ गए और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वी को ये सब कैसे पता चला। ये पहली बार था जब उसे किसी बात का डर लग रहा था। उसने कहा कि तुम्हें कैसे पता ये सब? वी ने जवाब दिया, तुम्हें याद है जब तुम मुझे अपने सपने के बारे में बता रहे थे कि तुम कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो? उस दिन तुम जल्दी ही उठकर अपने कमरे में चले गए थे। मुझे ये बात थोड़ी अजीब सी लगी और जब मैं तुम्हारे कमरे में तुमसे बात करने आया तो मैंने सुना कि तुम्हारी कंपनी को लॉस हुआ है और अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है। ईबो डर गया, कहीं वी ने सारी बात तो नहीं सुन ली। उसने तुरंत उससे पूछा कि तुम्हें और क्या पता है? तुमने कुछ और भी सुना? वी ने अपना सिर झुका लिया और कहा, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता है। मैं जानता हूँ कि किसी की बात चुपके से सुनना अच्छी बात तो नहीं होती, लेकिन बस मैंने इतना सुना और मैं वहाँ से भाग गया। प्लीज़ ट्रस्ट मी, मैंने उससे कुछ ज़्यादा नहीं सुना। ये सुनकर ईबो को थोड़ी राहत की सांस आती है। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन कहता है, ओह, उफ, थैंक गॉड कि इसने कुछ ज़्यादा नहीं सुना। ईबो कहता है,
तुम अभी इन सब बातों पर ध्यान मत दो। अभी एग्जाम का थर्ड राउंड बाकी है, इसलिए तुम एग्जाम की तैयारी करो। तुम्हें अपने सपने को पूरा करना है या फिर नहीं? वी ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा कि एग्जाम में बैठने से मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते। मेरे सपने बस तुम ही पूरे कर सकते हो। ईबो ने पूछा कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तभी वी ईबो को याद दिलाते हुए कहता है, तुम्ही ने तो कहा था कि तुम कोई बुरे बिजनेसमैन नहीं हो और तुम मेरी मदद करोगे। तुम्हें याद है ना? ईबो समझ गया कि अब वी क्या कहना चाहता है। वी ने फिर से कहा, वैसे भी वांग हेन सर तो रिटायर हो चुके हैं, इसलिए वांग ग्रुप से मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला। और किसी बिगड़े हुए लड़के पर भरोसा करने से तो अच्छा है कि मैं तुम पर भरोसा करूं। और किसने कहा तुम्हें कि तुम में वांग हेन सर जितनी कैपेबिलिटी नहीं है? ऐसी बात करके वी ईबो का मनोबल बढ़ाना चाहता था। मैंने देखा है कि तुम कितनी जल्दी चीज़ों को सीख लेते हो। यहाँ तक कि आज के राउंड में भी तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। और अच्छी बात तो ये है कि मैं भी तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। इससे आगे भी कुछ और कहता, ईबो उसकी तरफ आया और उसे कसकर गले लगा लिया, जैसे वो उसे पूरी जिंदगी सहेज कर रखना चाहता हो। उसे गले लगाकर वो आकाश की तरफ देखने लगा और मन ही मन कहता है, थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। ये पहली बार था जब कोई व्यक्ति वी को इस तरह गले लगा रहा था। वो शर्मा गया और शर्म के मारे उसके गाल लाल हो गए। उसने बड़ी मासूमियत से कहा, पर देखो, प्रॉफिट शेयरिंग मैं डिसाइड करूँगा। हाँ? ये सुनकर ईबो हंसने लगता है और उसे अपनी बाहों से अलग करते हुए कहता है, ठीक है बाबा, तुम 100% प्रॉफिट रख लेना बस। ओके, अब तो खुश हो ना? बहुत खुश। ऐसा कहकर वी मुस्कुराने लगता है। ईबो ने वी का हाथ पकड़ा और अपने कमरे की तरफ जाते हुए कहा, चलो चलो लंच करते हैं। वी ने चौंक कर पूछा, पर हम तुम्हारे कमरे की तरफ क्यों जा रहे हैं? ईबो ने जवाब दिया, क्यों, क्या हुआ? तुम्हें अभी भी मुझसे डर लगता है? नहीं, आई एम जस्ट आस्किंग। वो दोनों जैसे ही ईबो के कमरे में गए तो वहाँ की सजावट देखकर वी चौंक गया। ईबो का कमरा उसके कमरे से 4 गुना बड़ा था। सब कुछ हाई फाई और वर्ल्ड क्लास दिख रहा था। वो सारी चीज़ों को एक एक करके छूने लगा और मुस्कुराते हुए कहता है, वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। ये तो बहुत सुंदर है। वी को ऐसे देखकर ईबो मन ही मन मुस्कुराने लगा। तभी ईबो ने अपनी जैकेट की जेब से एक बॉक्स निकाला और टेबल पर रख दिया। वी ने जिज्ञासा से पूछा, ये क्या है? क्या मैं इसे देख सकता हूँ? ईबो वी की तरफ देखने लगता है और कहता है, हाँ बिल्कुल, तुम इसे देख सकते हो। वी ने जैसे ही बॉक्स खोला तो उसकी आंखें चौंधिया गई। उसमें एक बहुत ही बड़ा हीरा था। वी ने इतने बड़े साइज का डायमंड आज तक नहीं देखा था और डायमंड का डिजाइन बहुत ही खूबसूरत था, जैसे सुबह सुबह की ओस की बूंद हो। जब ईबो ने बहुत देर तक वी की आवाज़ नहीं सुनी तो उसने कहा, क्या हुआ? वी ने जवाब दिया, इट इज़ सो ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर है ईबो। पता है, मैं पहली बार इतना बड़ा डायमंड देख रहा हूँ। तभी ईबो ने कहा कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, ये दुनिया की सबसे महंगी डायमंड है। ये हमारी फैमिली में बहुत टाइम से है और मैं इसे हमेशा अपने साथ रखता हूँ। ये कहकर ईबो मन ही मन सोचने लगा कि कैसे जब कंपनी घाटे में थी तो उसके दादाजी ने ये डायमंड बेच दिया था और जब उसके पापा ने कंपनी संभाली तो उन्होंने दुगनी कीमत में इसे फिर से खरीद लिया। वी ईबो की तरफ देखते हुए कहता है कि अभी ये मत कहो कि तुम इस डायमंड को बेचकर अपनी कंपनी को बचाओगे। अगर ये तुम्हारी फैमिली की पुश्तैनी चीज़ है तो प्लीज़ इसे बेचना मत। ईबो को इस बात का बुरा लग रहा था कि वो लगातार वी से झूठ बोल रहा है, पर उसने ये डिसाइड किया कि वो तीसरे राउंड तक वेट करेगा और उसके बाद उसे सब कुछ सच बता देगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, डोंट वरी, मैं इसे अभी नहीं बेच रहा हूँ। वी ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह वाह, थैंक गॉड, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे हाँ, मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में तुम्हें बताना ही भूल गया। अब हम दोनों इस पर एक साथ काम करेंगे, इसलिए तुम्हें भी इसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। वैसे इस पर मैं ना
पिछले 4 साल से काम कर रहा हूँ, पर ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है। पर तुम इसके बारे में चिंता मत करो। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारी कंपनी अभी प्रॉब्लम में है, इसलिए ये जल्दी ही तैयार हो जाएगा। मेरा प्रोडक्ट है। इससे पहले कि वी कुछ कहता, ईबो का फोन बजने लगा। जैसे ही ईबो ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से उसका असिस्टेंट बोल रहा था। उसने बताया कि कंपनी में कोई बहुत ही जरूरी मीटिंग है, इसलिए आपको आना पड़ेगा। ईबो वी की तरफ मुड़ा और कहता है, मुझे एक जरूरी काम से जाना है, इसलिए मैं चलता हूँ, हम बाद में बात करेंगे। जैसे ही ईबो कमरे से बाहर जा रहा था तो वी ने उसे रोकते हुए कहा, सुनो, अपना डायमंड तो लेते जाओ। ईबो ने जवाब दिया, तुम इसे अभी अपने पास ही रख लो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये कहकर ईबो वहां से चला गया। उस दिन मीटिंग देर रात तक चली और जब तक वो मीटिंग से बाहर निकला तब तक 2 बज चुके थे। वो मन ही मन वी के बारे में सोचकर खुश हो रहा था। उसने सोचा कि चलो हाई क्वीन को फ़ोन करके बताता हूँ, और उसने हाई क्वीन को फ़ोन लगा दिया। हाई क्वीन ने फ़ोन उठाते हुए कहा कि भाई, देख तो लिया करो कि टाइम क्या हो रहा है। मैं अभी अभी थोड़ी देर पहले ही सोया था यार। ईबो ने जवाब दिया, सुनो, मेरे पास एक खुशखबरी है। इससे आगे वो कुछ कहता, अचानक ही उसकी कार क्रैश हो गई। 3 महीने बाद ईबो ने चिल्लाते हुए कहा कि तुम क्या कह रहे हो? क्या तुमने रिजॉर्ट को अच्छी तरह से चेक किया? वहाँ का मैनेजर क्या कर रहा है? उसके असिस्टेंट ने जवाब दिया, सर, मैंने सब जगह चेक करा लिया है। वो लड़का उसी रात से वो रिजॉर्ट छोड़कर चला गया। वो एग्जाम के फाइनल राउंड में भी नहीं बैठा सर। और हाँ, आपका डायमंड भी गायब है। करीब 3 महीने बाद ईबो कोमा से बाहर आया। जब उसे एहसास हुआ कि वो पिछले 3 महीने से बिस्तर पर पड़ा हुआ था, उसे मन ही मन गुस्सा भी आने लगा। बार बार उसके सामने वी का चेहरा आ रहा था। उसने हाईक्वेन से कहा, किसी को रिजॉर्ट में भेजकर अच्छे से चेक करवाओ, वो वहीं कहीं होगा यार। हाईक्वेन कहता है कि अभी तुम्हें आराम की ज़रूरत है, इसलिए तुम प्लीज़ आराम करो, वो जहाँ भी होगा ठीक होगा। ईबो ईबो वी के बारे में सोचकर बेचैन हो रहा था। उसने हाईक्वेन से अपना फ़ोन लिया और अपने असिस्टेंट को कॉल कर दिया। फिर उससे पूछा कि क्या तुमने रिजॉर्ट के मैनेजर से इसके बारे में बात की? असिस्टेंट ने जवाब दिया, सर, मैंने रिजॉर्ट के मैनेजर और वहाँ के स्टाफ सबसे बात कर ली है, पर किसी ने उसे नहीं देखा। एग्ज़ाम के फाइनल राउंड वाले दिन भी मैं एग्ज़ाम सेंटर पर गया था, पर वो वहाँ भी नहीं आया था सर। ईबो ने गुस्से में कहा, तो क्या तुमने कॉफ़ी हाउस में चेक किया? असिस्टेंट ने कहा कि हाँ सर, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर के साथ मैं सारी जगहों पर गया, पर मुझे पता लगा कि फैमिली डायमंड भी गायब है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो। इससे आगे वो कुछ कहता, ईबो ने उसे डांट दिया, चुप चुप हो जाओ, वो लड़का बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना, ऐसी गंदी बात उसके बारे में सोचना भी मत। वो लड़का इस तरह का नहीं है, इसलिए ऐसी बातें मत करो। अगले 6 महीने तक ईबो वी को हर जगह ढूंढता रहा, पर उसे कोई सुराग नहीं मिला। ईबो अभी भी दुविधा में पड़ा हुआ था। उसका दिल कह रहा था कि वो लड़का उसे कभी धोखा नहीं दे सकता। वहीं उसका दिमाग कह रहा था कि वी उसे धोखा देकर चला गया और अब कभी उसके पास वापस नहीं आएगा। जब काफ़ी ढूंढने के बाद भी ईबो को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो उसने वी को ढूंढना छोड़ दिया और फिर सभी लोग अपने अपने काम में बिजी हो गए। अपने पास्ट की बातों में खोया हुआ ईबो जान की तरफ देख रहा था। वो मन ही मन सोचने लगा कि पिछले 7 सालों में मैंने तुमसे बहुत नफरत की है। मुझे लगा कि जैसे तुम मुझे धोखा देकर चले गए। मेरे पास तुम्हें भुलाने का बस एक यही जरिया था। मुझे लग रहा था कि मैंने अपने दिल को मना लिया है, पर अब जब मैं तुम्हें 7 सालों बाद देख रहा हूँ तो मुझे तुमसे मिलकर बिल्कुल भी नफरत नहीं हो रही। मैं तो बस ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि तुम आज सही सलामत हो। वो सारे पल जो हमने साथ में बिताए थे, अचानक से वो सब मेरी आंखों के सामने आ गए। ऐसा लगा जैसे कि कल की ही बात हो। मैं तुमसे पूछना चाहता था कि तुमने ये सब क्यों किया? तुम मुझे छोड़कर क्यों गए वी? पर अभी तक मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुमसे ये सवाल पूछूं, क्योंकि मुझे ये डर सताता है कि पता नहीं तुम क्या जवाब दोगे। ये सोचते सोचते वो जान के गालों को सहलाने लगा और अपने आप से कहा कि अभी बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब मुझे चाहिए,
पर मैं उन सवालों को मेरे और तुम्हारे बीच नहीं आने दूंगा। भले ही पास्ट में कुछ भी हुआ हो, पर मैं ये कोशिश करूंगा कि हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर बिल्कुल ठीक रहे। वैसे मेरा बड़ा भाई भी सही ही कह रहा है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैं तुम्हें 7 साल पहले भी पसंद करता था और मैं तुम्हें आज भी पसंद करता हूँ, पर इस बार मैं तुम्हें प्यार करने से पीछे नहीं हटूंगा। ये कहकर ईबो अपनी कुर्सी से उठ गया और जान के माथे को चूमते हुए कहता है, आई एम सॉरी मेरी जान, पर अब मैं जो कुछ भी करने वाला हूँ वो शायद तुम्हें पसंद नहीं आएगा। चलो हम लोग मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो हम अपने बच्चों को सुनाएंगे। मैं जानता हूँ कि तुम हमारे बच्चों को कोई दर्दनाक कहानी तो नहीं सुनाना चाहोगे, इसलिए आज के बाद हम अपनी कहानी खुद लिखेंगे। इतना कहकर ईबो कमरे से बाहर आ जाता है। उसने अपने असिस्टेंट को फ़ोन लगाते हुए कहा कि मुझे कल तक वेन चाओ को बर्बाद करना है। तुम सब जगह ये खबर फैला दो कि जो कोई भी उसकी मदद करना चाहेगा तो उसके साथ कभी भी बिजनेस नहीं करेंगे हम लोग, और उन लोगों को अपने दुश्मन की तरह ट्रीट करेंगे। इससे पहले कि उसका असिस्टेंट कुछ भी कहता, ईबो ने फ़ोन काट दिया। अगली सुबह जब जान सोकर उठा तो उसका पूरा कमरा फूलों से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ गुलाब के फूलों का बगीचा हो। ये देखकर जान कल के बारे में सब कुछ भूल गया। उसका मन बेहद खुश हो गया। वो अपने बेड से उठकर फूलों के पास चला गया और उन्हें बहुत प्यार से देखने लगा। बार बार वो गुलदस्ते के पास जा रहा था और मन ही मन उसकी खुशबू से मुस्कुरा रहा था। गुड मॉर्निंग, मुझे खुशी है कि तुम्हें ये सब पसंद आया। अचानक इस आवाज़ से जान चौंक गया। वो पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ देखने लगा तो दरवाजे पर ईबो खड़ा था। जान ने मन में सोचा कि लगता है कल की वजह से ये शैतान इतने सारे फूल लेकर आया है, पर मैं भी ना इतनी आसानी से इसे माफ़ नहीं करने वाला हूँ। जान वापस आकर अपने बेड पर बैठ गया और दूसरी तरफ देखने लगा। ईबो ने मन ही मन सोचा, अच्छा तो अभी ये मुझे इग्नोर कर रहा है, अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। ईबो ने इशारा करके तुरंत कुछ लोगों को बाहर से बुला लिया और उनसे कहा कि इस लड़के को इतने सारे फूल पसंद नहीं है, इसलिए इन्हें प्लीज बाहर फेंक दो। वो लोग जैसे ही फूलों के गुलदस्ते उठाने वाले थे, जान ने उन्हें तुरंत टोका। जान कहता है, अरे 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 प्लीज ऐसा मत करो, ऐसा मत करो प्लीज। ईबो ने जान की तरफ देखते हुए मजाक में कहा, अच्छा तो तुम्हें ये फूल पसंद है हाँ? ये सुनकर जान मन ही मन गुस्सा तो हो गया था, लेकिन मुस्कुरा भी रहा था। फिर साथ में ही कुछ कहता है वह खुद से, जान अभी अपने आप पर कंट्रोल करो, वो तुम्हें भड़काने की कोशिश कर रहा है और इसलिए तुम्हें उसे जीतने नहीं देना है। जान ने कोई जवाब नहीं दिया और दूसरी तरफ देखने लगा। ईबो ने फिर से अपने नौकरों को इशारा किया और कहा कि मैंने कहा ना सारे गुलदस्ते बाहर ले जाओ। जान चुपचाप ये सब देखता रहा। वहां पर मौजूद सभी नौकर एक एक करके सारे गुलदस्ते कमरे से बाहर लेकर चले गए। जान मन ही मन चिल्ला रहा था, इसे प्लीज यहाँ रहने दो, मुझे ये बहुत पसंद है। ये नकचड़ा लड़का ना मेरी बात सुनता ही नहीं है। तुम ना ऐसे ही करते रहो, किसी को गिफ्ट देकर उसे वापस छीन लो, तुम्हें इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। जान मन ही मन ईबो को कोस रहा था कि तभी एक आवाज आती है, गुड मॉर्निंग शाहजान। तभी एक जानी पहचानी सी आवाज जान के कानों में पड़ती है और जान जब मुड़कर देखता है तो वहाँ हाईक्वेन खड़ा होता है। जान ने मुस्कुरा कर कहा, गुड मॉर्निंग डॉक्टर, प्लीज अंदर आइए ना। हाईक्वेन भी अपने साथ एक गुलदस्ता लेकर आया था। ईबो ने मन ही मन सोचा, जब मैं यहाँ पर आया था तो इस लड़के की मुस्कुराहट कहाँ चली गई थी और इस नालायक को भी अभी आना था। ईबो दोनों को गुस्से में देखने लगा। जान ने कहा कि डॉक्टर कहीं ये गुलदस्ता मेरे लिए तो नहीं है ना? हाईक्वेन ने गुलदस्ता जान को देते हुए कहा कि हाँ ये आपके लिए ही है। फूलों की खुशबू से मन खुश हो जाता है और मैं आज आपको हॉस्पिटल से वैसे भी डिस्चार्ज कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि मेरी तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट हो जाएगा। जान ने गुलदस्ता मुस्कुराते लेकर कहा, थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। क्या आप सच में मुझे डिस्चार्ज कर रहे हैं आज? आई एम सो हैप्पी। इसका मतलब अब मुझे हॉस्पिटल में नहीं रहना पड़ेगा।
ओह लव यू सो मच डॉक्टर, यू आर द बेस्ट डॉक्टर। ईबो उन दोनों को गुस्से में देखते हुए मन ही मन सोचने लगता है, अच्छा तो अब लव यू सो मच, आज डॉक्टर की बड़ी तारीफ हो रही है। तुम्हें ऐसी बातें तो मुझसे करनी चाहिए थी ना। चिंता मत करो बेटा, टाइम आने दो, मैं इसका बदला तुमसे लूँगा जरूर। जान तिरछी नज़र से ईबो की तरफ देखने लगा और मन ही मन सोचता है, तुम मेरे सारे गुलदस्ते बाहर लेकर गए थे ना, इसलिए अब मैं भी तुम्हें सबक सिखाऊंगा। जान ने हाईक्यून की तारीफ करते हुए कहा कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं और कुछ इंसान तो ऐसे होते हैं जो गिफ्ट देकर वापस भी ले लेते हैं। वैसे मैं मेरे लिए फूल लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईबो मन ही मन सोचता है कि अच्छा जितना भी बोलना है ना बोल लो बेटा, मैं सब याद रखूँगा, तुम्हें तो मैं बाद में बताऊँगा। हाईक्वेन ने जवाब दिया, मुझे खुशी है कि आपको ये पसंद आया, मैं तो बस यही चाहता था कि आप दोबारा यहाँ पर वापस ना आए और आप हमेशा हेल्दी रहें। तभी जान ने कहा, डॉक्टर कल मैंने जो भी कुछ किया उसके लिए मैं आई एम रियली सॉरी। हालांकि मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था, पर पता नहीं। हाईक्वेन ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे भूल जाइए। आपने वो कहावत सुनी है ना? जान ने तुरंत पूछा, कौन सी? हाईक्वेन ने जवाब दिया, यही कि जो बीत गया सो बीत गया, आई मीन दिस इज द हिस्ट्री, और जो आने वाला है वो मिस्ट्री है, और अभी जो चल रहा है वो आपका गिफ्ट है। तो मतलब जो गया वो हिस्ट्री, जो आने वाला है वो मिस्ट्री, और जो अभी है वो आपका गिफ्ट। इससे पहले कि हाईक्वेन कुछ और कह पाता, ईबो बीच में आकर बोलता है कि इसीलिए तो इसे हम प्रेजेंट कहते हैं। दोनों ईबो की तरफ देखने लगे। जान समझ गया कि उसने दोनों भाइयों के बीच झगड़ा करवा दिया है। तभी हाईक्वेन ने पूछा, हाँ ईबो तुम यहाँ कब आए? ईबो ने कुछ नहीं कहा और हाईक्वेन की तरफ देखकर खांसने लगा। ईबो की गुस्से से भरी आंखों को देखकर हाईक्वेन समझ गया कि जरूर कुछ गड़बड़ है भाई। वो मन ही मन सोचने लगा कि जरूर से इस लड़के ने कुछ न कुछ किया होगा और अब मुझे इस ईबो के गुस्से को झेलना पड़ेगा यार। इसलिए अच्छा होगा कि मैं यहाँ से जल्दी से भाग लेता हूँ। ये लड़का तो मेरे भाई से भी ज़्यादा खतरनाक है, बाय गॉड। हाईक्वेन ने ईबो से कहा, ठीक है भाई, मैं अभी जाता हूँ और तुम दोनों आपस में प्लीज़ लड़ाई मत करना, ओके बाय बाय। ईबो ने हाईक्वेन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं है भाई, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे ऑफिस तक छोड़ देता हूँ। हाईक्वेन ने जवाब दिया, नहीं 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 नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ईबो, तुम अभी ना जान के साथ रहो, मैं किसी को बोलकर तुम दोनों के लिए खाना भिजवा देता हूँ, मैं चला जाऊँगा। आई एम परफेक्टली राइट यार। ईबो हंसते हुए कहता है, नहीं 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 नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने खाना पहले से ही मंगवा लिया है। तभी उसने अपने नौकरों से कहा, सुनो, तुम लोग कमरे में खाने की टेबल सेट कर दो, मैं थोड़ी देर में वापस आऊँगा। फिर वो हाईक्वेन के साथ बाहर चला जाता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि मेरा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगता है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, तारंगे।